नमस्कार। आइए आज इस एक्सप्लेनर में एक ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। हम जानेंगे कि आखिर भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी आजादी की लड़ाई का एक जीता जागता विजुअल रिकॉर्ड कैसे बन गया। ये कहानी ना सिर्फ कुछ रंगों को मिला देने की नहीं है, ये हमारे अस्तित्व और हमारे एक होने की कहानी है। जरा सोचिए, कैसे एक साधारण सा चरखा और खादी का कपड़ा एक ऐसे प्रतीक में बदल गया जो आज 1 अरब से ज्यादा लोगों को जोड़ता है। इस सवाल का जवाब हमारे इतिहास के कई पन्नों में छिपा है। तो चलिए इस बदलाव और इस जबरदस्त राष्ट्रीय पहचान की कहानी को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रतीक के जन्म से और देखते हैं उन बिल्कुल शुरुआती कोशिशों को जिनके जरिए एक आम भारतीय पहचान बनाने की कोशिश की गई थी। 1906 से लेकर 1947 तक झंडे के डिजाइन में जो लगातार बदलाव हुए हैं ना, वो सीधे तौर पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बढ़ती रफ्तार और आकार को दर्शाते हैं। हर नया डिजाइन एक नए निश्चय का प्रतीक था, एक नया कदम था आजादी की तरफ। इन दोनों झंडों के बीच का अंतर सच में ध्यान देने लायक है। 1906 का झंडा, जिसमें लाल, पीला और हरा रंग था, वो बंगाल विभाजन के दुख और विरोध से जन्मा था। फिर ठीक 1 साल बाद 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने इस नए डिजाइन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जर्मनी में लहराया। ये भारतीय राजनीतिक लड़ाई को दुनिया के सामने मुखर रूप से रखने का एक बहुत बड़ा और बोल्ड कदम था। अब बढ़ते हैं वेंकैया और स्वराज ध्वज की तरफ, जिसने इस पूरे सफर को एक नई दिशा दी। इनसे मिलिए, ये हैं पिंगली वेंकैया। जब ये साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे तो इन्हें ब्रिटिश यूनियन जैक को सैल्यूट करने के लिए मजबूर किया गया था। उस घटना ने इनके देशभक्त मन को बहुत गहरा आघात पहुंचाया और उसी दर्द ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई कि आगे चलकर 1916 में उन्होंने अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नाम की एक पूरी पुस्तिका छाप दी। इसमें झंडे के 24 अलग अलग आकर्षक डिजाइन्स थे। फिर आती है 1921 की ऐतिहासिक नेशनल कांग्रेस मीटिंग जो विजयवाड़ा में हुई थी। ये मीटिंग एक अहम मोड़ साबित हुई। यहाँ महात्मा गांधी ने वेंकैया जी के प्रयासों को देखा, सराहा और उन्हें एक नया झंडा डिजाइन करने का जिम्मा सौंपा। और पता है, गांधी जी ने ही उन्हें इस झंडे में चरखा शामिल करने का सुझाव दिया था, जो आत्मनिर्भरता और अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि इस झंडे में चरखे का ये शुरुआती इस्तेमाल था। शुरू में पिंगाली वेंकैया के इस स्वराज झंडे में सिर्फ लाल और हरा रंग था, लेकिन बाद में इसमें सफेद रंग भी जोड़ा गया ताकि बाकी सभी समुदायों का भी बराबर प्रतिनिधित्व हो सके। ये वो वक्त था जब लोग इस झंडे को लेकर इतने भावुक थे कि 1923 के झंडा आंदोलन में हर भारतीय इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। इसके बाद आता है एक और निर्णायक मोड़, जब हमारे तिरंगे ने अपना असली स्वरूप लेना शुरू किया। ये देखिए, ये है वो बदला हुआ स्वराज झंडा, जिसे 1931 में कराची में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इसने हमारे आज के तिरंगे की आधारशिला रखी। चरखे के साथ केसरिया, सफेद और हरा रंग एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक बन गया जिसने देश की विविध आबादी और अलग अलग समुदायों को एक लक्ष्य के लिए, आजादी के लिए, एक सूत्र में बांध दिया। और इन रंगों का अर्थ समझना सच में बहुत महत्वपूर्ण है। केसरिया रंग साहस, बलिदान और आध्यात्म को दर्शाता है। ये उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सफेद रंग शांति, सत्य और एकता का प्रतीक है और सबसे नीचे हरा रंग उर्वरता, समृद्धि और विश्वास को बताता है, जो हमारी कृषि और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसी एक धर्म या क्षेत्र के मूल्य नहीं है, ये पूरे भारत के साझा मूल्य हैं। चलिए अब इस कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां स्वतंत्रता की चौखट पर हमारे झंडे ने अपना अंतिम विजयी रूप लिया। जब आजादी बिल्कुल दहलीज पर खड़ी थी, तब स्वतंत्र भारत का आखिरी झंडा तय करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक आधिकारिक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का काम पूरे देश की भावनाओं का ध्यान रखना था। महात्मा गांधी की सहमति मिलने के बाद इस कमेटी ने स्वराज झंडे में एक आखिरी लेकिन सबसे गहरा और महत्वपूर्ण बदलाव किया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर चरखे की जगह अशोका चक्र को क्यों लाया गया। नेवी ब्लू रंग का ये 24 तीलियों वाला चक्र धर्मा यानी इटर्नल व्हील ऑफ लॉ का प्रतीक है। इसे इसीलिए चुना गया ताकि ये देश को समय के निरंतर चक्र, लगातार प्रगति और न्याय की याद दिलाता रहे। ये इस बात का बड़ा संदेश है कि भारत की सोच कभी रुकनी नहीं चाहिए, इसे बस हमेशा आगे बढ़ना है।
और इस तरह मिला हमें हमारा अपना चिरापरिचित तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को अपनाए गए इस राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात यानी रेशियो कानूनी रूप से 2:3 निर्धारित किया गया, और यही वो गौरवशाली झंडा है जिसे पहली बार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की खुली हवा में लहराया गया था। उस दिन इसे देखकर करोड़ों भारतीयों की धड़कनें सच में एक हो रही थीं। आइए अब थोड़ा बात करते हैं स्वतंत्रता के इस वस्त्र की और इसके निर्माण की एक अनोखी प्रक्रिया की। एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कानूनन रूप से भारतीय तिरंगा सिर्फ और सिर्फ खादी का ही बना होना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, ये हमारे आत्मनिर्भर बनने की जिद और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए लंबे संघर्ष की एक जीती जागती श्रद्धांजलि है। झंडे का स्पर्श और उसकी खादी का कपड़ा ही अपने आप में आज़ादी के आंदोलन की पूरी कहानी बयान करता है। और इस कपड़े का सफ़र अपने आप में किसी किस्से से कम नहीं है, जो आज भी पूरी तरह से कर्नाटका राज्य के भीतर बड़ी ही बारीकी से पूरा होता है। पहले तुलसीगेरी गांव में रुई को पूरी लगन से हाथ से काटा और बुना जाता है। फिर ये कपड़ा सिखलाई प्राप्त कारखानों में बेंगेरी के KKGSS यूनिट तक जाता है। आखिरी चरण में हर एक झंडे को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के बेहद सख्त नियमों को पास करना होता है। रंग, आकार और डिजाइन में एक सूत की भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाती। यहाँ एक साल आता है जो बहुत विशेष है, साल 2006। यही वो वक्त था जब KKGSS को पूरे देश में भारतीय झंडा बनाने के लिए आधिकारिक रूप से अकेला अधिकृत संगठन यानी सोल ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था। सोचिए, आज भारत के किसी भी कोने में लहराने वाला आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज लगभग यहीं से बनकर निकलता है। तो अंत में जैसे साहस, शांति और विश्वास के ये बुने हुए धागे आज भी पूरी शान से हवा में लहराते हैं, ये ऐतिहासिक सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ता है। अशोका चक्र, जो निरंतर प्रगति और न्याय का प्रतीक है, वो अब कौन सी नई ऊंचाइयां छूने की चुनौती देता है? इस पर विचार जरूर होना चाहिए। इस जानकारी भरे एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।